हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हर महीने में काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आते हैं। हमारी टीम जो है बेस्ट 60-70 करंट अफेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो आपका एसएससी हो, जेके एसएसबी हो, जे एंड के हाई कोर्ट हो, तो वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आते हैं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन जो है वो साथ में यहाँ पे हो जाए। जो लोग यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पहले ही लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 40-50 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ सारा स्टैटिक जो यहाँ से निकलता है, जीके का पार्ट, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आउट करी है, उसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे मिल जाएगा। उस ऐप में अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस इसका 999 भी नहीं है। जो स्टार्टिंग के कुछ एक्सपीरियंस है उनके लिए 300 रुपये डिस्काउंट जो है हमारी टीम ने ये रखा है, ये आज रात तक अवेलेबल रहेगा, फिर ये डिस्काउंट कोड वहां से हट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस कोर्स में अगर मैं बात करूं तो आपको टाइपिंग गाइडेंस सेशंस तक यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे लाइव क्लासेस के साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे महीने में यही था। पहली बार हुआ है कि एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को जो है रमन मैगसेसे अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आपको बता दूं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एडुकेट गर्ल्स। ठीक है, एडुकेट गर्ल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये मिला है, और पहली बार इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। क्या सिर्फ एडुकेट गर्ल्स को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। नोट कर लीजिएगा, शाहीना अली जो कि मॉरिशियस से हैं, उन्हें यहाँ पे सम्मानित करा गया है। अब ये क्या काम करते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, पहला पॉइंट नोट कर लेना। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, एल विलनकुवा, ठीक है, इनको भी यहाँ पे किया गया है। ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं और ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप लोग इन्हें कह सकते हैं। तो ये आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, एडुकेट गर्ल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, उम्मीद पोर्टल न्यूज में था रिसेंटली, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्योंकि ये वापस न्यूज में आया है और ये काफी ज्यादा चलता रहेगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है इससे डील करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये उम्मीद पोर्टल बेसिकली है क्या, इसकी फुल फॉर्म पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी आपको बताना चाहिए, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ही आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली रियल टाइम अपलोडिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी और मॉनिटरिंग होगी जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनकी। क्लियर है, तो ये पोर्टल याद रखना, क्योंकि वक्फ वैसे ही न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है नुवाखावी। ठीक है, नुवाखावी नुवाखाई जो है ये फेस्टिवल है, ये बेसिकली किस स्टेट में मनाया जाता है। आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पे क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आमतौर पे ना कल्चर ऑफ इंडिया लिखा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं वही, कई बार आपसे रीजनल जो है स्टेट वाइज फेस्टिवल्स भी जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ओडिशा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या होता है, नुआखाई का मतलब होता है, नुआ का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं वो होता है न्यू, और खाई का मतलब होता है यहाँ पे ईट, यानी कि ये एक बेसिकली एक्ट ऑफ ईटिंग होता है। यानी कि जो पहले ग्रेन आते हैं ना सीजन के, उसको खाने का जो होता है उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन, जैसे हम लोगों का पंजाब में, जम्मू कश्मीर में कई बार देखने को मिलता है। वैसे ही उड़ीसा का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है, वो होता है नुआखाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल निकाला है। देखो, एआई बेस्ड जितनी भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक है तब भी, अगर नहीं है तब भी ये क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब क्या है ये चीज, एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए, जिसका नाम क्या रखा गया है, वो है आदिवानी। बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट ये है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि जितनी भी हमारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उसको सेफगार्ड किया जा सके। तो उसके लिए अब आप लोगों को पता है ट्राइबल को आदिवासी भी कहा जाता है, और यही आदि वानी जो है, वानी यानी कि लैंग्वेज जो जो हम बोलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये एआई पावर ट्रांसलेटर होगा ट्राइबल लैंग्वेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चंद्रयान 5 एक जॉइंट मिशन होने वाला है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? अब कई बच्चे कहेंगे कि सर अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल हुआ था, तो टेक्निकली चंद्रयान 4 आना चाहिए। अब आप बात करें चंद्रयान 5 की, तो देखो चंद्रयान 4 जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉन्च होगा 2027 में। ठीक है, 2027 में इसकी लॉन्च डेट है, एक्सपेक्टेड है। अब ये क्या किया गया है, इसके तहत कोशिश की गई है कि जो लूनर जो एरिया है, कहाँ पे, जो शिव शक्ति पॉइंट है, अब ये पॉइंट को भी याद रख लेना, शिव शक्ति पॉइंट से कोशिश की जाएगी कि तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेट 3 kg जो वहाँ का लूनर सरफेस है या जो वहाँ की मिट्टी है, उसको वहाँ से वापस यहाँ पे लेके आया जाएगा। ठीक है, अब शिव शक्ति पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंडिंग जो है वहाँ पे हुई थी। ठीक है, लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और वहाँ से 3 kg जो है लेके आने की कोशिश की जाएगी चंद्रयान 4 के तहत। अब चंद्रयान 5 जो है इंडिया किसके साथ करेगा? तो इंडिया करेगा जाक्सा के साथ। ठीक है, अब ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये है जापान की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनता है। चंद्रयान 4 के बारे में भी याद रखना कि कब इसकी लॉन्च डेट है और कहाँ से ये लेके आएगा। और चंद्रयान 3 तो वैसे ही आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। चंद्रयान 3 जिस दिन वहाँ पे लैंड हुआ था, तब हम लोग तब से नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। आपको बताना है कि ये किस डेट को लैंड हुआ था। हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त में हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो रिलीज करा गया है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 115। ठीक है, 115 यहाँ पे है, टॉप किया गया है आइसलैंड के द्वारा। तो ये इंडेक्स रैंकिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा, 19th एडिशन था। नेक्स्ट पे आते हैं। पहला बैंक कौन सा बना है जिसने ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करा है रुपे नेटवर्क पे? अब देखो क्या है ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। अब ऐसे बैंक्स के नाम भी कई बार ज्यादातर आते हैं जो कि न्यूज में नहीं होते, तो याद रखना ये किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, जिसको हम लोग यूनिटी बैंक भी कहते हैं। तो इसने पहली बार किया है, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड निकाला है ईएमआई बेस्ड। नेक्स्ट पे आते हैं। 21st एडिशन हुआ है युद्ध अभ्यास का, मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में ये कंडक्ट होती है। पहला पॉइंट, पेपर में बहुत बार ये चीज जो है ऑलरेडी पूछी जा गई गई है। अब आपको यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था इस बार अलास्का में। अलास्का कहाँ है? यूएसए में ही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, वेन राइट जगह है जहाँ पे एग्जैक्ट ये करवाया गया था, बट पेपर में अगर पूछा जाएगा तो वो आपको अलास्का ही ऑप्शन में देगा, तो ये चीज याद रखना। और युद्ध अभ्यास जो है ये 21st एडिशन था। ठीक है, आर्मीज के बीच में होता है, ये भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है कंट्री का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब ये क्वेश्चन अगर आपको कई बार कंप्यूटर सेक्शन में देखने को मिल जाएगा तो हैरान मत होइएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब देखो 32 बिट की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है यहाँ पे क्या? विक्रम। ठीक है, किसने डेवलप करा है इसको? इसको डेवलप करा है इसरो ने। ठीक है, इसरो का ही सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है बेसिकली, उन्होंने इसको जो है करा है, याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसरो के द्वारा इसको करा गया था। इसका ऑफिशियल नेम अगर कल को आपसे पूछा जाएगा तो कितने बच्चे होंगे जो वहां पे गलती कर देंगे, कहेंगे कि सर ने विक्रम पढ़ाया था, 32 बिट पढ़ाया। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है विक्रम 3201। ठीक है, अब आपको एक और चीज बता दूं, इंडिया ने 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप भी निकाला था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम 1601। ठीक है, ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। 2009 के बाद अब 2025 में ये चीज जो है वो हुई है। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखना, अगर कल को पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि कंट्री का 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विक्रम 1601, 2009 में आया था। और अभी वाले का नाम है विक्रम 3201, जो कि 2025 में आया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक 3 दिन का फेस्टिवल है जिसको कहते हैं मेला पट।
ठीक है, मेलापट फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया गया है, कौन सी स्टेट या यूटी है जो इसको वो सेलिब्रेट करती है, तो याद रखना ये किया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एग्जैक्ट कहाँ पे, तो डोडा में, या फिर अगर मैं बात करूँ भद्रवाह डोडा में ये जो है मनाया जाता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है। और ये तकरीबन 600 साल पुराना फेस्टिवल है जिसको हर साल मनाया जाता है। लॉर्ड वासुकी नाग जी को ये डेडिकेटेड होता है। याद रखो 600 साल पहले की बात है, तब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के डोडा एरिया में, इसीलिए ये फेस्टिवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको जेएंड के करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एससीओ 2025-26 की किसको मिली है चेयरमैनशिप? अब देखो चेयरमैनशिप की अगर मैं बात करूं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो 2025 की किसके पास थी? 2025 की थी चाइना में। जो आप लोगों ने अभी देखा होगा न्यूज में, आपको पुतिन, मोदी और जाई जिनपिंग जो हैं एक साथ देखने को मिल रहे थे। वो कहाँ की फोटोज आ रही थी? वो आ रही थी एससीओ 2025 की। ठीक है, चाइना में हुई थी। अब पेपर में क्वेश्चन कई बार जरूरी नहीं है कि 2025 का पूछा जाता है। 2026 की किसको ये मिली है? तो वो मिली है यहाँ पे किर्गिस्तान को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखना। एससीओ में याद रखना किसको मिली है अगले साल, यानी कि 2026 में कौन करेगा? वो करेगा किर्गिस्तान। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, एससीओ का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है। अब बच्चा कहता है शंघई शंघई है तो शंघई में ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे बच्चा कई बार गलती कर देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की कौन होस्ट करेगा? देखो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना कि अगले साल की आपसे पूछी जाती है, तो वो मैक्सिमम केसेस में इंडिया ही होस्ट करता है, तभी वो न्यूज में आते हैं। तो अगर कल को कभी मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछेगा 2027 का ये इवेंट कहाँ कौन होस्ट करेगा, और अगर ऑप्शन में इंडिया दिखेगा, आप लोग गेस भी कर सकते हैं। वो चीजें तभी न्यूज में आई हैं इंडिया में खास तौर पे, क्योंकि वो इंडिया में होने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0 और प्रशांत 2.0 ये किसके द्वारा लॉन्च करे गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। अब मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। इसको लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब मैं तीनों पे बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाल वाटिका के ऊपर, तो बाल वाटिका का चैनल नंबर बता देता हूँ, अगर आप लोगों को देखना होगा आप लोग चेक करना। डीटीएच चैनल नंबर 35 पे फ्री में आता है। बाल वाटिका, जैसे कि आप लोग नाम भी देख सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दीक्षा 2.0, तो ये एआई पावर टूल जो है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि मल्टीलिंगुअल कंटेंट देगा। कितनी लैंग्वेजेस में? 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रशांत 2.0, तो ये क्या है? ये इनहांस मोबाइल ऐप बेस्ड स्क्रीनिंग टूल निकाला है, जिससे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो स्कूल में है। तो ये 3 अलग अलग जो है लॉन्च करे गए हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट कहाँ पे बनाई है रिसेंटली इंडिया ने? कौन सी स्टेट है जहाँ पे ये बनाई गई है? याद रखना, ये किया गया है बिहार में। बिहार में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या है बेसिकली, ये डिजिटल अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट जो है उसको फॉर्म किया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर। जो बिहार के एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। डिजिटली उनको सब एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। कहाँ पे? केरेगुट्टा हिल में। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे है। इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, कई बार ऑपरेशन पूछे जाते हैं, तो ऑपरेशन को भी याद रख लेना। अब ये ब्लैक फॉरेस्ट जो ऑपरेशन हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? देखो इसमें सीआरपीएफ थे, छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, और एक कोबरा बटालियन है छत्तीसगढ़ की। वो तीनों ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को जो है वो कंडक्ट करवाया था, और ये बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन है आज तक का, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। आईसीसीआई वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा 2025 का? जो भी रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं, जो चल भी रहा है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है इंडिया और श्रीलंका का। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या कर देगा, यहाँ पे वुमेन ब्लाइंड ओडीआई वर्ल्ड कप डाल देगा।
ठीक है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी होने वाला है वुमेन का, तो ये भी यही कंट्रीज जो हैं वो होस्ट करेंगी। तो इन दोनों का नाम याद रख लेना, इंडिया और श्रीलंका जो है इस समय होस्ट कर रहे हैं आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एशिया की सेफेस्ट कंट्री कौन सी है 2025 में एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एशिया की सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, क्योंकि कई बार ना इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया का रैंक पूछ लिया जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 115 था। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाएगा वो आइसलैंड, और अगर एशिया की पूछा जाएगा तो वो सिंगापुर है जो रिसेंटली, एंड ग्लोबली इसका रैंक 6th है। बट कई बार इस तरीके से क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले एक एग्जाम में पूछे गए थे, जेके एसएसबी में नहीं आएंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस से इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड करा था कि कौन सी टैक्स स्लैब जो हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन सी टैक्स स्लैब जो थी जो है रहेंगी, जो अब मेन टैक्स स्लैब जो है वो सिर्फ रखी जाएगी, तो वो है 5% और 18%। ठीक है, एक और ऐड की गई है जिसका नाम है 40%, उसका नाम है लग्जरी एंड सिन आइटम्स। ठीक है, अगर आप लोग कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो लग्जरी में आता है तो वो 40% में होगा। अगर आप लोग टोबैको सिगरेट वगैरह कोई अगर लेता है तो वो भी 40%, यानी कि जो सिन आइटम्स है उसको 40% में कर दिया गया, 28% से उठा के। ये चीज याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो मेन स्लैब कौन सी हैं जीएसटी की, तो वो है 5% और 18%, क्योंकि जीएसटी पे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी स्लैब रखी गई थी, अब कौन सी बची है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कई बार हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। जे एंड के सॉरी, जो हमारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं उसमें अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जमाइका में इलेक्शन हुए थे और उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो है एंड्रयू हॉलनेस, इनको बनाया गया है जमाइका के नए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पे आते हैं, और थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है एनुटिन चरनीविकोल। तो यहाँ पे इन दोनों कोई अपॉइंटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड का एशिया कप जो है वो भी हुआ था, किसके द्वारा इसको जीता गया है, तो ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। इंडियन टीम ने जो है मेंस हॉकी एशिया कप जीता है। और अगर हम बात करें क्रिकेट एशिया कप किसके द्वारा जीता गया है, तो वो भी अब आप लोग कहेंगे ये तो सर सभी को पता है, ये भी इंडिया के द्वारा जीता गया है, जिसमें बिना ट्रॉफी मिले हम लोगों ने सेलिब्रेट करा था। तो ये चीजें जब बहुत वायरल होती है ना, तो ये पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट उसमें किसको बनाया गया था, या मैन ऑफ द सीरीज, तो वो थे अभिषेक शर्मा। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली कौन है जिन्होंने जीता है सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन। देखो अभी हुआ है यूएस ओपन, इससे पहले हुआ था विंबलडन। विंबलडन पे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा बनते हैं क्योंकि सबसे पुरानी टेनिस टूर्नामेंट चलती है। अब विंबलडन और यूएस ओपन दोनों को आपको याद रखना है। यूएस ओपन की अगर मैं बात करूं वुमेन कैटेगरी में, तो किसने जीता है यूएस ओपन को, तो यूएस ओपन को जीता है आर्यना सबलेंका ने। और अगर मैं विंबलडन की बात करूं तो वो जीता था इगा स्वेटिक ने। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में दोनों आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो विंबलडन किसने जीता है, विंबलडन जीता था सिनर ने। और अगर यूएस ओपन की बात करूं तो वो किसने जीता है, वो जीता एल्कराज ने। ठीक है, ये अब आपको नाम याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाएगा तो ये आपको पता होने चाहिए। कंफ्यूज हो जाता है कई बार बच्चा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे बनेगा। अब आपसे ये सवाल जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे है, तो ये याद रखना ये है हरियाणा में। यहाँ पे 20 करोड़ जो बैटरीज हैं वो एनुअली जो है वो बनती है, जो कि सिर्फ इंडिया की है। ये इकलौता प्लांट पूरे इंडिया की 40% रिक्वायरमेंट को यहाँ से ही फुलफिल कर देता है। ठीक है, अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है हरियाणा में। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया और सिंगापुर ने एग्री करा है एक एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, कौन सी स्टेट जो है वहां पे पेट्रोल प्लान जो है वो लॉन्च करेंगे हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है।
पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए, तो ये है मलक्का स्ट्रेट, जिसके लिए इंडिया और सिंगापुर ने रिसेंटली क्या करा है, एनहांस्ड जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, यानी कि जो पेट्रोलिंग होगी अब दोनों देश मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है और यहाँ पे काफ़ी सारे पायरेट अटैक्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये जो है मलक्का स्ट्रेट पे इंडिया और सिंगापुर ने रिसेंटली जो है ये एक एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है यहाँ पे साइन करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यूएस ओपन किसके द्वारा जीता गया है 2025 का मेन सिंगल टाइटल में, तो ये मैंने आपको बताया है, याद रखना किसने जीता है, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। और जनिक सिन्हा ने क्या जीता था, विंबलडन। दोनों में क्वेश्चन एक बनेगा, ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड यूएस ओपन हुआ है तो ये याद रखना, बट विंबलडन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको ज्यादा चांसेस है कि पेपर में दिखे। कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी G20 समिट को 2026 में? देखो G20 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो G20 को होस्ट इस बार करेगा आपका यूएसए 2026 में। 2025 में किसने किया था, 2025 में किया था साउथ अफ्रीका ने। अब यहाँ पे टोटल G20 के मेंबर्स कितने हैं, कल को अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना G20 के मेंबर्स हैं 21। कई बार बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, कहता है कि नाम में 20 है तो 20 ही होंगे, तो ऐसा नहीं है, इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो 21 हैं। अब थोड़ा सा अगर आप लोग अगर चाहते हैं मैं आपको उनके सारे नाम भी याद करवा सकता हूँ 5 मिनट में, तो 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं आपको सारे के सारे याद भी करवा दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग एक काम करना, मैंने एक G20 पे रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। रिसेंट एडिशन किसका हुआ था, रिसेंट एडिशन जो है वो साउथ अफ्रीकन, सॉरी वो अफ्रीकन यूनियन का हुआ था। 21st मेंबर कौन है, अफ्रीकन यूनियन है, और ये किसके कहने पे हुआ था, इनको जो ऐड किया गया था वो 2023 की सबमिट में किया गया था, जब ये प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, इंडिया के पास थी, ठीक है। ये बेसिक है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि 2026 की किसके पास है, तो वो यूएसए के पास होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली एक बुक आई है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी को पता है इंडिया ने जो पहलगाम अटैक के रिप्लाई में जो अटैक करा था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो इस बुक को किसने लिखा है, इस बिग बुक को लिखा गया है KGS ढिल्लोन के द्वारा, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनको याद रखिएगा, इनके द्वारा ये जो है पूरा हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया कि क्या चीज़ें किस तरीके से हुई थी, और अनटोल्ड स्टोरी है पूरा। अगर आपका टाइम होगा अपनी किताबें पढ़ने का तो इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 15th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है जिन्हें अपॉइंट करा गया है रिसेंटली, तो 15th प्रेसिडेंट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे बने हैं उनका नाम है CP राधाकृष्णन, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज को देके रिजाइन करा है, और अब 15th जो है वो बने हैं CP राधाकृष्णन। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं सितंबर 2025 में, तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं उनका नाम है सेबेस्टियन लेक्रोनो। इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस हम लोगों ने रफेल लिए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोगों ने जो ऑपरेशन लॉन्च करा है इंडियन आर्मी ने करा था, बेसिकली पहला तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था ताकि जो फ्लड्स अफेक्टेड लोग थे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या था, तो देखो इसका नाम था ऑपरेशन राहत, ठीक है। अब आप लोगों को बताता हूँ, जो बच्चे जम्मू कश्मीर से, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्टिकुलरली जम्मू से है, कि फोर्थ ब्रिज जब टूट गया था तो आर्मी ने जो उसको बनाया वो भी किस ऑपरेशन के तहत बनाया है, वो बनाया है ऑपरेशन राहत के तहत। इसमें इस पर्टिकुलर ऑपरेशन राहत में इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन आर्मी की जो इंजीनियर टास्क फोर्स होती है उसने भी काम किया था, तो ये चीज याद रख लेना पेपर में, अब आप लोग भूलेंगे नहीं ऑपरेशन राहत। अब एक ऑपरेशन राहत ना 2015 में भी किया था, यमन में किया था, इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा तो देख लेना कि किसकी बात हुई है, ठीक है। अगर ऑपरेशन राहत फ्लड अफेक्टेड के लिए पूछा जाएगा तो वो आर्मी के द्वारा किया गया है। अगर ऑपरेशन राहत यमन वाला पूछा जाएगा तो वो इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर करा था इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है जो फोर्थ फुल्ली लिटरेट बनी है, अब देखो वर्ड पे ध्यान रखना, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, और फोर्थ फुल्ली लिटरेट, मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। देखो अभी रिसेंटली कौन सी बनी है, हिमाचल प्रदेश बनी है। टोटल अगर आपसे पूछेंगे कितनी जगहें हैं जो कि फुल्ली लिटरेट है, तो वो 5 है। कैसे, आपको बताता हूँ। 3 नाम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा
और बीच में लद्दाख भी बनी है, लेकिन लद्दाख क्या है, लद्दाख यूटी है। ठीक है, टोटल कितनी है अगर पूछा जाएगा फुली लिटरेट उल्लास प्रोग्राम के तहत, तो 5 है। ठीक है, अगर फोर्थ स्टेट पूछा जाएगा तो वो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमारी यूटी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। पहला, उल्लास क्या है? तो ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, पहला पॉइंट। अब हिमाचल प्रदेश को जिस दिन ये दिया गया था वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कब बनाई है? ये बनाई है 8 सितंबर। ठीक है, अब 8 सितंबर क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इस दिन जो है ये बनाया था। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या है इसकी थीम? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। पेपर में पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप करने का। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इस जो इनिशिएटिव को क्या कहा जाता है? देखो, इस इनिशिएटिव को कहा गया है आदि संस्कृति। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना, आदिवासी का आप आदि यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइबल के रिलेटेड आप लोग इस चीज को लिंक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इस आदि संस्कृति को भी 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। 3 सेगमेंट कौन कौन से थे? एक इसमें आ जाता है आपका आदि विश्वविद्यालय। ठीक है, आदि विश्वविद्यालय। अब इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली आपकी ट्राइबल डिजिटल आर्ट अकेडमी होगी। ठीक है, पॉइंट याद रखना। आदि संस्कृति में क्या है? आदि विश्वविद्यालय, जिसमें ट्राइबल डिजिटल आर्ट अकेडमी होगी। जितनी भी चीजें जो होती हैं आर्ट के रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद है आदि संपदा। अब आदि संपदा में क्या आता है? आदि संपदा में आपका सोशियो कल्चर रेस्पोजिटरी आ जाएगा, कि जितनी भी चीजें इनके सोशल और कल्चर के रिलेटेड होती है वो आपको देखेगा। और तीसरा है यहाँ पे आदि हाट। ठीक है, आदि हाट का मतलब क्या होता है? ये आ गई आपकी डिजिटल मार्केट प्लेस। अगर किसी को कोई भी चीज लेनी है वो एक अलग से इनके लिए यहाँ पे बनाई जाएगी। और ये पहली क्या है? ये दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो इसको याद रखना। इससे क्वेश्चन बन सकता है। आदि संस्कृति इसका नाम है, जिसमें आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट जो है, 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली किसने एलन मस्क को जो है ओवरटेक करा है वर्ल्ड रिचेस्ट विद नेटवर्थ ऑफ 395.7 बिलियन? देखो, ये सितंबर का क्वेश्चन है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 500 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, और वापस से टाइटल जो है वो एलन मस्क के पास आ चुका है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में सॉरी ये डायनेमिक क्वेश्चन है, पेपर में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। लेकिन इनका नाम आपको पता होना चाहिए, और ये किसके फाउंडर है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये है लैरी एलिंसन, जो कि किसके फाउंडर हैं? ये ओरेकल के फाउंडर थे। और 500 बिलियन यूएस डॉलर अगर आप अपनी नेटवर्थ को लेके जा रहे हैं, ये कितना बड़ा नंबर है जो कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब फिलहाल एलन मस्क वापस से अपना जो टाइटल है वो ले चुके हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बीच में किसने ओवरटेक कर लिया था, वो थे लैरी एलिसन ने। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया जाने वाला है? तो यहाँ पे आपको बता दूं कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किया गया है आपका नुमालीगढ़, असम में। ठीक है, और बैम्बू को ही क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल्स। ये भी याद रखना, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो वो बैम्बू को कहा जाता है, याद रखना। और पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बनाई जा रही है, तो वो कहाँ बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है नुमालीगढ़, असम में। कौन सी सिटी ऐसी है जिसने टॉप करा है विद जो लिस्ट आई है मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज की, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? तो देखो, स्वच्छ वायु कहाँ पे होगी? जहाँ पे गंदगी कम होगी। और गंदगी कम कहाँ पे होती है वो आप लोग यहाँ से गैस भी कर सकते हैं, वो है इंदौर में। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कौन सी सिटी ने टॉप करा है? वो इंदौर के द्वारा टॉप किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस है उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट मार्टियर डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है सितंबर 11 को। अब ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ।
तो ये हुआ था खिजराली ट्रेजेडी। आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले, तकरीबन 200 साल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 1730 11 सितंबर को क्या हुआ था, राजस्थान में बिश्नोई समाज के 363 मैन वुमेन चिल्ड्रन जो थे उन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि जो खिजराली खेजरी ट्रीज हैं, खिजराली ट्रीज आप इसको कह सकते हैं, उनको बचाया जा सके। किसके द्वारा किया गया था? अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा इसको जो है वो लीड कर रही थी और इसके तहत 363 लोगों ने जान दे दी थी कि सिर्फ इन ट्रीज को बचाया जा सके। उस समय वहां के राजा ने जो था ऑर्डर दिए थे और इनकी जान चली गई थी और इसी को ही खिजराली ट्रेजेडी कहा जाता है। और ये ही दिन नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के नाम से मनाया जाता है कि लोगों ने अपनी जान दे दी थी जंगल को बचाने के लिए। ये चीज याद रखना, किस डेट को मनाया जाता है, 11 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने क्रिएट करा है दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क जिसका नाम रखा है अनोखी दुनिया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अगर स्पेसिफिक जगह बताऊं तो बुलंदशहर में जगह है, वहां पे इन्होंने बनाया है 80 टन वेस्ट को 108 इंस्टॉलेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसकी एंट्रेंस है, अनोखी दुनिया उसका नाम रखा है। जो आपका वेस्ट होता है उससे ये चीजें जो है बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है क्या? अनोखी दुनिया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश में। इंडिया का पहला सनराइज फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? देखो, सनराइज की अगर बात करूं तो सूरज कहाँ से उगता है? बचपन में पढ़ा था, ईस्ट में। ठीक है, थोड़ा अब मैप की तरफ अपने आप को लेके चलो। अगर मैप के ऊपर हम जाएंगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पे बनाने का है। अब आप लोग ना इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, डोंग विलेज, वहां पे इसको मनाया जाएगा। सबसे पहले कहा जाता है इस विलेज में सूरज की किरणें गिरती हैं इस पूरे इंडिया में जब सुबह होती है। तो याद, अब यहाँ से चीजें याद रख लेना। और यहाँ पे ये चीज जो है ये मनाया जाएगा। अब ये कब मनाया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाएगा दिसंबर 29 से लेके 2 जनवरी तक। ठीक है, तो अब ये आई होप आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा कि फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल कहाँ से होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, डोंग विलेज में ये मनाया जाएगा। और ये जगह की ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूरे इंडिया की अगर बात करूँ तो सूरज की किरणें यहाँ पे सबसे पहले गिरती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खुला है? यहाँ पे आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला, तो ये खोला गया है दुबई में। ठीक है, दुबई में इन्होंने ओपन करा है अपना इंटरनेशनल कैंपस। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ओपन होगा दुबई में। बॉन्डा ट्राइब जो है वो किस स्टेट की है? तो देखो, रिसेंटली बॉन्डा ट्राइब थी और उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है इनके लिए अनाउंस करी हैं ताकि इनको जो है सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो पेपर में कई बारी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइब्स के रिलेटेड कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। तो याद रखना, ये ट्राइब कहाँ से है? उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट के बाद किसने जो है इंचार्ज लिया है यहाँ पे, या फिर अब कौन जो है पूरा चार्ज जिसके पास मिला है? इंटरिम गवर्नमेंट का। और नेपाल ने क्या कर दिया है? वोटिंग की एज लिमिट भी 16 कर दिया 18 की जगह। ठीक है, अब किसको मिला है? ये मिला है सुशीला कर्की जी को। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसको मिला है सारा का सारा ये भार गवर्नमेंट का, तो मिला है सुशीला कर्की जी को। ठीक है, नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि बहुत जो मेन लीडर थे वो भाग गए, कुछ को भगाया। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब कौन कर रहा है वहां पे लीड नेपाल में? तो वो कर रहा है सुशीला कर्की जी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ने अपॉइंट करा है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मिनिस्टर जिसका नाम भी आपको याद रखना है? उसका नाम है डायला। ठीक है, डायला जो है करप्शन से फाइट करने के लिए पहला इन्होंने एआई जनरेटेड मिनिस्टर जो है वो लॉन्च करा है। अब किस कंट्री के द्वारा किया है? वो किया है अल्बेनिया ने। अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। आपसे डायरेक्ट एक तो स्टेट कंट्री पूछी जा सकती है और उसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट एमोनिया ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट में डेवलप होगा? अब वर्ड पे ध्यान रखना। देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते थे वो ग्रीन हाइड्रोजन पे होते थे। अब ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी जो है वो बनाया गया है। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया गया जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं,
कौन सी सिटी ऐसी है जिसको रिकॉग्नाइज करा है एज ए रामसर वेटलैंड सिटी? अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन जनवरी का है, क्योंकि मैंने आपको जनवरी या फरवरी में इस क्वेश्चन को कवर करवाया था। उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। रामसर वेटलैंड सिटी कौन सी थी? उदयपुर और इंदौर। ठीक है, क्लियर है। अभी रिसेंटली 2 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। अब याद रखना इस चीज को। अब ये जो 2 रामसर साइट्स को ऐड करने के बाद हमारी टोटल कितनी हो गई है? 93। अब आप बोलोगे सर उनके नाम क्या हैं? तो देखो पहले तो याद रखना ये दोनों जो हैं वो कहाँ पे है? बिहार में है। और क्या नाम है? एक का नाम है गोकुल जलाशय, ठीक है, और दूसरे का नाम है उदयपुर झील। अब अगर एग्जामिनर कई बार आपको क्वेश्चन डाल देगा उदयपुर झील कहाँ पे है, बच्चा चुप करके जाएगा, उदयपुर में मार्क कर देगा। याद रखना उदयपुर जो है वो वेटलैंड सिटी में है, और उदयपुर झील जो है वो बिहार में है, जिसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। और आई होप अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रामसर वेटलैंड सिटी किसको बनाया है? वो उदयपुर और इंदौर को बनाया गया था। उदयपुर और इंदौर को बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रामसर साइट जो नई 2 ऐड की है उसका नाम उदयपुर झील है, जो कि बिहार में है। कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन गोल्ड, पहला गोल्ड किसने जीता है? वुमेन 57 केजी कैटेगरी में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है 2025 की, तो इसको जीता गया है जैस्मिन लंबोरिया के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो अभी हॉकी एशिया वुमेन कप किसने जीता है? तो हॉकी एशिया वुमेन कप जो है वो चाइना के द्वारा जो है वो जीता गया था। चाइना ने यहाँ पे इंडिया को जो है वो हराया था। अब यहाँ पे याद रखना मेन कप किसके द्वारा जीता गया है? तो मेन कप जो है वो इंडिया के द्वारा जीता गया था, लेकिन वुमेन कप जो है वो चाइना के द्वारा जीता गया था। पेपर में कंफ्यूजन मत रखना, अगर पेपर में एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि एशिया कप इंडिया ने जीते हैं मैक्सिमम, बट अगर वुमेन हॉकी की बात होगी तो याद रखना वो चाइना के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदी दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? अब देखो हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हिंदी दिवस को, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज थी 1949 में इंडिया ने उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन गवर्नमेंट की जो है उस टाइम पे अनाउंस कर दी थी और इसको ऐड करा गया था। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हिंदी डे या इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। अगर वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाएगा तो वो कब होता है? वर्ल्ड हिंदी डे होता है आपका 10 जनवरी के दिन। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है? देखो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कैंपेन लॉन्च करा गया था आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में। ठीक है, आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी करेगा, ये तो ऑब्वियस है। आपको ये याद रखना है, इसका नाम है विल टू विन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसका जो कैंपेन लॉन्च किया गया है वो ये है कि विल टू विन। ठीक है, और वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी मैंने आपको क्या बताया कहाँ पे होगा? श्रीलंका और इंडिया में ही होगा, तो इसको याद रखना। काफी मेजर इवेंट है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो मेन T20 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने ही। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑफिशियली फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी बन गई है इंडिया की, जो ऑपरेट कर रही है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे? तो उसका नाम है यहाँ पे नमो भारत। और यहाँ पे जो आप लोग नाम देख रहे हैं तेजस भारत का, तेजस भारत इंडिया की पहली प्राइवेट क्या थी? ट्रेन थी जो चलाई गई थी। तो ये चीज भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन आपके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड हैं और आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नमो भारत क्या बनी है? नमो भारत बनी है फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि ऑर्गेनाइज कराएगी? मैंने आपको बताया है इंडिया और श्रीलंका दोनों इसको करवाएंगे, तो ये दोनों आप लोगों को चीजें याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड किसने जीता है स्पीड स्केटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2025 में? तो इनका नाम भी याद रखना। देखो इस तरीके से जो प्लेयर्स वर्ल्ड लेवल पे नाम रोशन करते हैं उनके रिलेटेड इतनी हाइप नहीं होती जितनी क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स में होती है। अब इन्होंने पहला गोल्ड जीता है वर्ल्ड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब इनका एक और चीज याद रखना,
पेपर में क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो वो पूछते हैं नाम देके कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है, स्पीड स्केटिंग से रिलेटेड ये है। ठीक है, नाम क्या है इनका, इनका नाम है आनंद कुमार वेल कुमार, ये आपको पता होना चाहिए। पिलबिट टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में था, अब ये किस जगह पे है। देखो पिलबिट टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो पिलबिट टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है पिलीभित टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। आपके लिए एक होमवर्क है, मैंने हर बार आपको बताया, आपको बताना है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि ऐड हुआ है। आप 57th 58th दोनों बता देना, और कहाँ पे किस जगह पे ये है, आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, बिरहोर ट्राइब प्राइमरीली किस जगह से आपको देखने को मिलती है। देखो बिरहोर ट्राइब की अगर बात करूं तो ये न्यूज में क्यों आई है मैं आपको बताता हूं। बिरहोर ट्राइब बेसिकली झारखंड में है, झारखंड में भी एक जगह है फुलवारिया करके, वहां पे 80 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आई है। अब आप लोग यहां से खुद सोच सकते हैं, 80 सालों के बाद इमेजिन करो, आपकी आप पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी अगर पहली बार देख रहे होते तो ये लेक्चर भी नहीं आप लोगों तक पहुंचता, आपका फोन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये बिरहोर ट्राइब आप लोग सोच सकते हैं कहाँ से है, ये झारखंड से है, जहां पे 80 साल के बाद लाइट आई है, इलेक्ट्रिसिटी जहां तक उनके घर तक पहुंची है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड में। अभी तक कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पे ये है। अब देखो एक अगर मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ तो लद्दाख में रिसेंटली बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। रीजन क्या है, वो डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल की। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना, यानी कि ये चाहते हैं कि जैसे बाकी स्टेट्स में जहां कहीं पे भी 90% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, यानी कि अगर मैं सिंपल बताऊं जो एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है, यानी कि उनको 6 शेड्यूल जो है वो दे दिया जाता है। लद्दाख की ये डिमांड है बट वो नहीं मिल पा रहा उसे, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो उनका बॉर्डर 2 कंट्रीज के साथ लग रही है जिनके साथ जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरमाए रहते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना। तो ये चीज़ों की वजह से ये सब हुआ है। और ये चीज़ भी याद रख लेना कि बिरहोर ट्राइब में 80 सालों के बाद इलेक्ट्रिसिटी आई है, और वो झारखंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो यहाँ पे अगर बात करें एससीओ समिट की, मैंने आपको बताया 2025 की कहाँ पे होगी, 2025 की होगी आपकी चाइना में, जो अभी रिसेंटली चल रही थी, जो अभी खत्म हुई। 2026 की होगी किर्गिस्तान में, और साथ ही साथ 2027 की भी अनाउंस कर दी गई है, जो कहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, तो उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। क्लियर है, तो तीनों अब आपको पता होने चाहिए। 2026 की किर्गिस्तान में होगी, तो और 2025 की चाइना में होगी, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है 2026 पूछा जाए, अगर अनाउंस हो चुकी हैं तो वो फिर उस कंट्री में ही करवाई जाती भी है, और वो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, गुरु सरदादा हॉफमैन, रिसेंटली इनका निधन हुआ है, ये कौन से फेमस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं। तो गुरु शारदा हॉफमैन जो है ये बहुत फेमस भरतनाट्यम डांसर थी, जिनका निधन हुआ है रिसेंटली एट द एज ऑफ 96। इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 38, टॉप किया गया है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, रैंकिंग और इंडेक्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वागत एफआई किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। तो देखो स्वागत एफआई जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च करा गया है सेबी के द्वारा। ये क्यों लॉन्च करा गया है, सेबी के द्वारा ये लॉन्च करा गया है जो लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और ये सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस है फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इसकी एक फुल फॉर्म भी है जिसको आपको याद रखना है, पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, और आपको डायरेक्ट दे दिया जा सकता है कि इसको क्या है बेसिकली स्वागत एफआई। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया की। नेक्स्ट पे आते हैं, एनपीसीआई ने इंक्रीज कर दी है डेली P2M। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके की पेमेंट होती हैं, एक होती है P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई लिमिट, और एक होती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब P2M मर्चेंट यानी कि पर्सन टू मर्चेंट जो यूपीआई लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये कितनी आप कर सकते हैं, वो है 10 लाख, वो भी सिलेक्टेड यूजर्स कैटेगरीज के लिए, जो है वेरीफाइड कैटेगरीज उनके लिए करा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिमिट कितनी की है, तो वो है 10 लाख, और पर्सन टू पर्सन जो है वो अभी भी 1 लाख ही रखी गई है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है और वहां से क्वेश्चन जो है इकोनॉमी है, तो वहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। एनपीसीआई ने
डेली जो पर्सन टू मर्चेंट लिमिट है उसको 10 लाख कर दिया है और पर्सन टू पर्सन को 1 लाख यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला फॉरेन सैटेलाइट ट्रैकिंग कम्युनिकेशन स्टेशन जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है मॉरिशियस में। मॉरिशियस में कहाँ पे? ग्रेसिया एक जगह है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में इंडिया की बनाएगा, ताकि जो चाइनीज मैरीटाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जो उनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ रहा है, उसके रिलेटेड ये जॉइंट जो वेंचर्स होते हैं, जॉइंट इवेंट्स होते हैं। तो ये फॉरेन सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन जो बनाया गया है, इंडिया का पहला है ये। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये मॉरिशियस ग्रेशिया जगह है, वहां पे इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। अभी रिसेंटली 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो ये अवार्ड जो है ये दिया गया है फेमस मलयालम एक्टर मोहनलाल को। और अगर हम बात करें, ये काफ़ी हाई ऑनर्स में कंसीडर किया जाता है एक्टिंग का, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये 2023 का जो है अभी दिया गया है, तो याद रखना कौन है जिन्हें दिया गया है, तो ये है मोहनलाल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी पहली यूटी है जिसने जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको अचीव करा है? तो देखो जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो अचीव करने वाली पहली यूटी बनी है पुडुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इंडिया का एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एम है इसको अचीव करना, जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, और इसको अचीव करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है? वो है पुडुचेरी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोजेक्ट विजायक जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? देखो प्रोजेक्ट विजायक जो है ये बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत लद्दाख में बेसिकली इसका जो है ये पहला, ऐसा नहीं है कि रिसेंट है, इसके 15th राइजिंग डे जो था वो मनाया गया था रिसेंटली। तो इसीलिए प्रोजेक्ट जो है वो आया है। ये लद्दाख की जितनी भी आप लोग रोड्स वगैरह देखते हैं ना, वो सारी प्रोजेक्ट विजायक के तहत ही यहाँ पे बनाई जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्हें ऑनर करा गया है इंटरनेशनल वाटर अवार्ड्स के साथ? आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी होते हैं, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इस तरीके के, और जब पहला कोई इंडियन बनता है जिसको ये मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल वाटर अवार्ड से रिसेंटली सम्मानित किया गया है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जी को। ठीक है, इनको यहाँ पे रिसेंटली इससे सम्मानित किया गया है। कौन से ऐसे पहले इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट जो है वो पूरी कर ली हैं? तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह। ओमान के अगेंस्ट इन्होंने अपनी 100 विकेट जो है वो अचीव करी है। तो इनको भी याद रखिएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाते हैं, क्योंकि पहले T20 बॉलर बने हैं जिन्होंने इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 100 विकेट्स पूरी करी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस किसको अनाउंस करा गया है या अवार्ड जो अब मिले? देखो होता क्या है, आप कहेंगे कि सर ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। पहले क्या होता है, पहले अनाउंस हो जाते हैं तब ये न्यूज़ में होते हैं, फिर जब इनको ये अवार्ड रिसीव करते हैं तब भी ये न्यूज़ में होते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला था? रानी मुखर्जी को मिला था। कौन सी मूवी के लिए मिला था? मिसेस चैटर्जी अगेंस्ट वर्सेस नॉर्वे मूवी थी, उसके लिए। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, शाहरुख खान और मेसी जो है यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे, विक्रांत मेसी दोनों को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। कौन सी मूवी के लिए मिला है? जवान के लिए। और इनको मिला है 12th फेल के लिए, और 12th फेल जो है उसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है बेस्ट मूवी के लिए। तो ये चीजें याद रखना, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जो है यूरोपियन यूनियन का रिसेंटली इनॉग्रेट करा है, उसका नाम क्या है? तो देखो यूरोपियन यूनियन का जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है जुपिटर। ठीक है, अब एक्सा स्केल क्या होता है? देखो आमतौर पे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा पहला कौन सा था, पूरी दुनिया का पहला कौन सा था जो एक्सा स्केल कंप्यूटर था, तो वो था फ्रंटियर। ठीक है, किसके द्वारा था सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर? किसका है? होमवर्क है बताना, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। अब एक्सा स्केल की जो कैलकुलेशन स्पीड होती है वो होती है 10⁻18। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करते हैं पर सेकंड में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो वो की जाती है टेक्निकली फ्लॉप्स में। ये क्या आ जाता है? अब इनको कहते हैं एक्सा फ्लॉप्स। अब इस फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी है, इसको भी याद रखना, कंप्यूटर की क्लास थोड़ी सी अभी बन रही है, याद रख लेना। इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्काला क्लिफ रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, अब वर्ड का ध्यान रखना, लिस्ट में ऐड नहीं हुआ लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में आ चुका है,
हो सकता है ऐड हो जाए इन फ्यूचर, बट अभी आपको बता दूं कि वर्काला क्लिफ कहाँ पे है। तो वर्काला क्लिफ आप लोगों को याद रखना है, ये केरला में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने फॉर्मली अडॉप्ट करा है एक प्रपोजल, जिसके तहत कोशिश की गई है कि रिकॉग्नाइज करने की इंडिया के पहला डंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये पार्क बे में देखने को आपको मिलता है। डंगोंग जो है ये एक लार्ज हार्बीवोरस मैरीन एनिमल है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसको जो है ऐड करने की बात की गई है यहाँ पे IUCN की जो लिस्ट होती है और उसमें, तो ये चीज़ भी याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया ने एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से यानी कि ट्रेन के ऊपर से अपनी कौन सी मिसाइल को टेस्ट करा है, और ये जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो ये है अग्नि प्राइम, जिसको कई बार आप लोगों को अग्नि पी भी देखने को ऐसे देखने को मिलता है। इसकी रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है, और साथ ही साथ ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये DRDO ने बनाई है, ठीक है। और ये रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसको पहली बार टेस्ट किया गया है, और जिसके तहत ये एक सक्सेसफुल यहाँ पे जो है किया गया है ट्रायल DRDO के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कौन सी ऐसी पहली मिसाइल है जिसको रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से टेस्ट करा गया था, तो वो है अग्नि प्राइम। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने पहली बार AI एनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो बनाया है कौन से नेशनल पार्क में? अब देखो कई बार ना इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, आपसे आ जाएगा कि बिटला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आपका झारखंड में, क्योंकि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एग्जाम्स भी अब आने वाले हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं पेपर में, तो याद रखना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने अवार्ड जीता है गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025? तो ये जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत में, जो आपकी महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं मेंस एशिया कप, मैंने आपको पहले ही बताया किसके द्वारा जीता गया था, इंडिया के द्वारा इसको जीता गया है 2025 में, जिसमें बहुत विवाद हुए थे बाद में ट्रॉफी को लेके प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। नेक्स्ट पे आते हैं, द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क? ये कहाँ पे है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कोल डेजर्ट बायो रिजर्व जो है वो कहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कौन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है BCCI का प्रेसिडेंट? तो वो है मिथुन मनास, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनको अब BCCI का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो शीतल देवी ने भी पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी हमारी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। इन दोनों का नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली किस स्टेट में आपको देखने को मिलता है? तो वो है आपका तेलंगाना में, ठीक है। इसके साथ साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी रिसेंटली कौन है जिन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये है R वेंकट रमनी। तो ये थे हमारे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अप्रॉक्सीमेट 76 करंट अफेयर्स हम लोगों को, अप्रॉक्सीमेट क्या एग्जैक्ट 76 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है, जिसमें स्टैटिक फॉर्म में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसकी PDF जो है आपको SSS ऐप पर मिल जाएगी। बाकी आप लोगों से मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग इस को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं JNK का, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, अलविदा।